नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल न्यूज 18। गुरुग्राम इस लोकसभा के चुनाव अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुए हैं। उसके बाद गुरुग्राम को 4 विधानसभाओं में इतने लंबे समय से बांटा गया था। इसमें अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव होने अभी बाकी है। बादशाहपुर विधानसभा, सोहना विधानसभा, पटौदी विधानसभा, गुरुग्राम विधानसभा। ऐसे में साइबर सिटी कहा जाता है ऊंची ऊंची इमारतों के चलते। कंक्रीट का जंगल इसे कहा जाता है और इस भूमिका को निभाने का जो काम जो किया गया है वो गुरुग्राम विधानसभा ने कहा जाता है कि गुरुग्राम विधानसभा में उद्योगपति रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं जो कि इस शहर को एक अच्छा उद्योग देते हैं और उद्योग ही वो रेवेन्यू कमा करके देता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है इस इलाके के समाज सेवियों की, इस इलाके को और आगे बढ़ाने की। गुरुग्राम विधानसभा से बहुत से लोग चुनाव के अंदर उतर रहे हैं। 2024 के अंदर विधानसभा के जो चुनाव होने हैं गुरुग्राम विधानसभा के, उसको लेकर के कई लोग तैयारियां कर रहे हैं। कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहा है, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है, मगर सामाजिक क्षेत्र के अंदर किस आदमी ने कितने काम किए हैं और एक नेता के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये समय, जिस समय टिकट बंटनी होती है, जिस समय वोटर को वोट डालनी होती है, वोटर को एक तरफ लुभाना होता है, बूथ तक ले जाना होता है। कई चुनौतियां जो है वोटर्स के लिए बनी रहती है। हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनके पिता इस रण में उतरे हैं और एक पुत्र के ऊपर इस चुनाव के दौरान कितनी जिम्मेदारी बन जाती है अपने आप को साबित करने की। अपने पिता के द्वारा किए गए उन सभी सैक्रिफाइसेस, चुनावी भाषणों की हम बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव में जो नेता भाषण देते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक ऐसे परिवार की बात करने जा रहा हूं, जीएल शर्मा का वो परिवार है जो कि काफी समय से राजनीति में सक्रिय रहा है और वो काम किए हैं जो समाज के लिए किए जाते हैं, ना कि झूठे वादे किए गए हो। चुनाव रण के अंदर उतरे हैं, उनके पुत्र हमारे साथ हैं। अब हम इनसे आपको उन बातों से रूबरू कराएंगे, क्योंकि दूर से तो लगता है कि काफी पैसे वाले लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मगर पैसे वाले लोगों की भी नींद कब उड़ जाती है चुनाव के अंदर, कितनी चैलेंजिंग स्थिति होती है, उसको चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुमित है। सुमित जी, स्वागत है आपका। सुमित जी, आप देख ही पा रहे हैं बरसात तेजी से हो रही है, तो चर्चा अपने इलाके की बरसात। इंद्रदेव आज के दिन बड़े प्रसन्न है। मैंने सुना है कि इंद्रदेव जब प्रसन्न हुए हैं तो जिला प्रशासन के नेताओं की, मौजूदा विधायकों की गुरुग्राम विधानसभा में नींद तक उड़ गई है, बेड तक तैर गए हैं। ये हकीकत है? देखिए, कुछ चीजों को झुकलाया नहीं जा सकता। पिछले जब भी कभी बारिश होती है तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है गुरुग्राम में, और उस सुधार को लेके पिछले काफी समय से 10 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, काम करने की कोशिशें भी हुई, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जो काम होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक प्रशासन के अधिकारियों द्वारा रही है। उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और कोशिश होनी भी चाहिए। और जहां तक नींद उड़ने की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब गुरुग्राम परेशान होगा तो स्वाभाविक रूप से जो गुरुग्राम के दर्द को समझता है उसको भी नींद नहीं आएगी। आपके पिता हैं जीएल शर्मा, कई राजनीतिक पार्टियों में वो रहे हैं। मुख्य तौर पर जब हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि पार्टी कोई भी हो, मेन मुख्य चीज तो समाज का काम करना होता है, समाज के लिए काम करना होता है। चुनौतियां बहुत सी रहती हैं, बैनर कोई भी हो, मगर समाज का काम करना होता है। आप उनके बेटे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, कितने लोग प्रतिदिन आपके पास आते हैं, कितने नए चेहरों से रोजाना मुलाकात होती है आप? मैं इस प्रश्न को 2 हिस्सों में तोड़ के जवाब देना चाहूंगा। पहला प्रश्न तो ये था कि, प्रश्न नहीं, आपने बोला कि जीएल शर्मा जी जो है काफी पार्टियों में रहे, ऐसा नहीं है। बाबूजी जो हमारे हैं पिताश्री, वो मुख्य रूप से 2 ही राष्ट्रीय पार्टी में रहे। इससे पहले जिस स्थान पर भी थे वहां पर भी वो गुरुग्राम के क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे थे और वहां पर जिलाध्यक्ष के रूप में वो गुरुग्राम की सेवा कर रहे थे। और सेवा करते करते 10 साल के लंबे संघर्ष को हम मानेंगे 2004 से लेकर 2013 के बीच में, क्योंकि उस समय ही मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो सूझबूझ आनी शुरू हुई राजनीतिक रूप से, वो मोटा मोटी तौर पे पहले तो एक स्कूल में जाने वाला छात्र था, उसके बाद कॉलेज में जाने वाला छात्र था। तो लगभग जब मैं 10वीं 11वीं का छात्र था और मैं चीजें देखता था, तो मेरे पिताजी जो है वो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि गुरुग्राम जो है पूरे हरियाणा के राजस्व में 65% रेवेन्यू देता है और उसके अनुसार गुरुग्राम में काम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वहां पर बहुत ही क्या कहते हैं कि मजबूती से अपना विषय रखा कि गुड़गांव का पैसा गुड़गांव में लगना चाहिए, और पूरा पैसा नहीं भी लग सकता तो 1/22, मतलब अगर 22 जिले हैं तो 1/22 हिस्सा जो गुड़गांव का बनता है उतना गुड़गांव में लगना चाहिए। लेकिन भाई कुछ लोगों की सोच थी उस समय, जिस भी पार्टी में थे, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और नहीं किया तो पिताश्री ने वो पार्टी छोड़ के एक संगठन बना जो कहते हैं कि 2013 में हरियाणा इंसाफ मंच के रूप में, उस संगठन के मार्फत यहाँ की आवाज भी उठाई, जिस पार्टी में थे तब भी यहाँ के गुरुग्राम के लोगों की आवाज उठाई,
और उसके बाद एक अच्छी सच्ची पार्टी के रूप में, अच्छे लोगों के रूप में भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो बात है कि आप कह रहे थे कि भाई इससे ये चीज तो क्लियर है कि बहुत सारी पार्टियों में नहीं, 2 जगह ही काम किया, लेकिन दोनों जगह ही लोगों की आवाज उठाई। अब बात आती है कि लोगों के आने की बात, स्वाभाविक रूप से ये आज की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से 98 की बात करूं या फिर मैं उससे भी पहले की बात करूं, क्योंकि जब संयुक्त पंजाब से तब से लेके हरियाणा अलग हुआ तब से लेके और अभी भी जो हमारा गांव पड़ता है राजाबाद, वहां पर मेरे दादा ने भी पंचायत को संभाला, मेरी माँ ने भी पंचायत को संभाला, खुद मेरे पिताजी भी, मतलब लोगों के बीच में अक्सर परिवार रहा है। पिताजी ने खुद सरपंच के रूप में काम किया है। तो मैं देखता रहा कि किस तरीके से लोगों के बीच में पब्लिक डीलिंग कैसे, पब्लिक डीलिंग नहीं, पब्लिक की सेवा, डीलिंग एक अलग विषय है और सेवा एक अलग विषय है। तो उन्होंने बहुत काम किया, हमारे गांव में भी किया, उसके बाद मैं गुरुग्राम में भी देख रहा हूँ इतने लंबे समय से लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। तो आते हैं लोग, अच्छा लगता है। एक राजनीतिक व्यक्ति जो है उसका जो खाना तभी पचता है जब लोग आते हैं और लोगों का वो काम करते हैं। तो अच्छे लोग हमेशा चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोग। चलो जी, जनता की बात तो चलो हम बाद में करेंगे। आपने बताया पिताजी ने काफी काम किया, चलो मैं आपसे बात करता हूँ। एक पुत्र के नाते आप बताइए मुझे, आपके अपने पिता के वो 3 काम जरूर बताएं जो जनता के सामने पहुंच नहीं पाए क्योंकि उन्होंने प्रचार नहीं करा, चुप पर्दे के अंदर काम किया है। आप मुझे बताओ कि वो 3 ऐसे काम बताओ जो सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर उन्होंने किए और वो काम कोई और नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम कोई और नहीं कर पाया, नहीं कर सकता। बात है कि जो काम करने की बात करें तो मैं 3 ऐसे सैकड़ों काम गिनवा सकता हूँ। शुरुआत रिसेंट समय से ही कर लेते हैं कि अब पिछले कुछ समय में 3 महीने पहले गुरुग्राम में पानी का कहीं ना कहीं एक विषय रहा कि लोगों तक पानी पहुंचने में प्रशासन की लापरवाही के कारण जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी है वो चाहते हैं कि भाई भाजपा सरकार जो है वो आने वाले समय में नहीं रहे, उसकी वजह से उन्होंने हरकतें करी, गलत काम किए, लोगों तक पानी नहीं पहुंचाने का काम किया। उसकी वजह से किस तरीके से मेरे पिताश्री ने गुरुग्राम की हर कॉलोनी में पानी पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को टाइट करने की बात हो या फिर खुद से, ये एक बहुत मैं विषय रखना चाह रहा हूँ, बड़ी बात है, ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन खुद के टैंकरों के माध्यम से भी जहां जरूरत पड़ी लोगों तक पानी पहुंचाया, प्रशासन के माध्यम से और खुद के माध्यम से। बस विषय इतना सा है कि मेरे पिताश्री दिखाने में विश्वास नहीं रखते, जो काम करते हैं वो चलता है, चाहे हमने 10 टैंकर लगाए हो, चाहे 20 लगाए हो, चाहे 5 लगाए हो, लोगों तक पानी पहुंचा, चाहे राजेंद्र पार्क का क्षेत्र हो, चाहे विष्णु गार्डन का क्षेत्र हो, चाहे मियाँ वाली कॉलोनी का क्षेत्र हो, चाहे हमारे सेक्टर 7 की बात करें, चाहे बलदेव नगर की बात करें। लेकिन मेरे पिताश्री की ऐसी इच्छा नहीं वहां पर हम स्टिकर लगा के उस चीज का प्रचार करें। एक बहुत ही छोटा सा काम है, ये कोई काम में वैसे भी मैं इसको पर्सनल रूप से ना, मेरे फादर साहब इसको काम की गिनती में मानते हैं, लेकिन फिर भी रिसेंट टाइम का मैंने विषय आपको बताया। मैं आपको 2014 से पहले और 2014 के बाद का विषय बताता हूँ। ये पिताजी ने अभी रिसेंटली आपको बताया भी होगा, शायद किसी ना किसी इंटरव्यू में लोगों ने सुना भी है कि 2000 जब नगर निगम नहीं बना था, 2011 से पहले की बात थी, पब्लिक विभाग जो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है हमारा PWD सॉरी, वो काम करता था यहाँ पर। तो उस समय यहाँ पर जो भी काम होते थे उसके लिए फाइल स्वाभाविक रूप से चंडीगढ़ जाती थी और मेरे फादर साहब ने, प्रदीप जी यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे, उनके साथ बैठ के 107 करोड़ रुपए का पानी की समस्या का समाधान करने के लिए एस्टिमेट बनवाया। और वहां पर जब वो फाइल पहुंची तो लोगों के कान खड़े हो गए कि भाई इतना पैसा गुड़गांव में कैसे लगेगा, और वो तो तब जब सारा का सारा पैसा गुड़गांव दे रहा है, 65% हिस्सा। तो पिताश्री ने उसका क्या किया, जब जैसे वो फाइल पास नहीं हो पाई तो प्रदीप जी के साथ बैठ के, एक्सीन साहब के साथ बैठ के उस चीज को पार्ट्स में तोड़वा के, जैसे बूस्टर्स की बात करें तो नगर निगम के बूस्टर्स से पहले ही मेरे पिताश्री ने यहाँ पर अलग अलग जगह पे, चाहे मियाँ वाले कॉलोनी की बात कर ले, चाहे विष्णु गार्डन की बात कर ले, चाहे सैनी खेड़ा के क्षेत्र की बात कर ले, यहाँ पर पानी पहुंचाने का काम मेरे फादर साहब ने काम करा। दूसरा, आप जैसे मैंने नाम ही लिया गांव का, सैनी खेड़ा, यहाँ पर सिलोखरा के पास ही गांव पड़ता है। आप जाके पूछिएगा वहां पर बिजली की नहीं, पानी और सीवरेज की बात करें तो इकलौते GL शर्मा जी है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पूरे गांव में सीवरेज की और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया। लेकिन इस चीज को भी लोगों के सामने, भाई कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, आज के दिन समय बदल गया है, जो आप काम करते हैं लोगों को दिखाना पड़ता है, आप छोटा भी करो बताना पड़ता है, उसको भी बड़ा करके दिखाना पड़ता है। लेकिन ऐसा स्वभाव मेरे पिताश्री का नहीं है। आज के दिन चीजें स्क्रिप्टेड हो जाती है, लोग स्क्रिप्ट के माध्यम से काम भी करते हैं। मैं किसी गुड़गांव के व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष ना करते हुए मैं पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर अलग अलग चीजें बदली है, समय अनुसार सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटलाइजेशन हुई है, तो चीजों को छोटे से बड़ा करके दिखाने की जो प्रथा है वो हर जगह चल रही है। लेकिन मेरे फादर साहब वो करने में विश्वास नहीं रखते, वो काम करने में विश्वास रखते हैं। 3 काम गिनवाने दो। दूसरा काम, सैनी खेड़ा में हमने सीवरेज और पाइपलाइन बिछाई, विष्णु गार्डन का क्षेत्र हो गया,
शीतला कॉलोनी का डी ब्लॉक का क्षेत्र हो गया, जहाँ पर पानी पहुंचाने की बात करें, चाहे टाइल्स वाले रोड बनाने की बात करें सूरत नगर में, चाहे वजीराबाद में काम करने की बात करें, तो अलग अलग क्षेत्र में जैसे नगर निगम की हम बात करें तो मेरे पिताश्री ने ये लगभग गुड़गांव जानता है, और शायद अभी ये विषय उठाया तो लोगों को ये भी बताने की आवश्यकता है कि गुड़गांव का जब 2011 से पहले विकास तरीके से नहीं हो पा रहा था, 65% का जो हिस्सा था गुड़गांव को लग नहीं पा रहा था, तो गुड़गांव के नगर निगम की मांग जो है मेरे पिताश्री ने, राविंदरजीत सिंह उस समय थे हमारे, आज भी नेता है तब भी नेता थे, उनके साथ मिलकर एक मजबूत आवाज उठाई, जिसके मार्फत यहाँ पर नगर निगम बना, और उसके साथ साथ मांग उठाई जीएमडीए की भी। दोनों की दोनों संस्था यहाँ पर बनी। वो बात अलग है कि जैसी अपेक्षा उनसे करी थी कि उसके अनुसार काम नहीं हो पाए या फिर हो पा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच ये थी कि आज के दिन गुड़गांव नगर निगम का बजट देखें, काफी अच्छा बजट है, उसके मार्फत अगर वो काम करे तो बहुत कुछ संभव हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ये कुछ नहीं हो पाई। विषय ये था कि गुड़गांव नगर निगम को बनाने में यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा कहते हैं ना, किसी को मानने की किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा संघर्ष करा, तो उसके अंदर दो लोगों का नाम अनडाउटेडली आता है। एक का नाम राविंदरजीत सिंह है, एक का नाम जीएल शर्मा जी है। और क्योंकि जीएल शर्मा जी गुरुग्राम से ही चुनाव की तैयारी कर रहे, 2004 में भी करी, 9 में भी करी, 14 में भी करी, आज के दिन 19 में करी, और फिर हम 24 में बैठे हैं, तो 25 साल से ही गुरुग्राम की लोगों के बीच में रहकर गुरुग्राम की सेवा करते हुए उन्होंने जब ये देखा कि गुरुग्राम की मांगे पूरी नहीं हो पा रही, तो नगर निगम जीएमडी गठन कराने में राविंदरजीत सिंह नेताजी और जीएल शर्मा जी ने एक बहुत ही लंबा संघर्ष करते हुए गुड़गांव की समस्याओं को समाधान कराने के लिए काम किया। एक किस्सा है आपके फादर साहब का, हमने सुना है कि जिस समय वो राजनीति में उतरे थे, समाज सेवा कर रहे थे, उस समय से अपने साथियों के लिए भी वो पार्टियों से टिकट मांगते रहे हैं, और जब कोई पार्षद जीत कर आया तो डिप्टी मेयर बनाने तक का भी संघर्ष उन्होंने किया। आज वो खुद अपने लिए टिकट मांग रहे हैं, तो उन लोगों का साथ भी उन्हें चाहिए। ये बात क्या है, ये मसला कुछ मालूम है आपको? हाँ, अभी मैंने एक ऐसा इंटरव्यू देखा, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो गुरुग्राम में आज के दिन पार्षद है, या फिर संख्या की बात करें लगभग, मेरे ख्याल से गुरुग्राम विधानसभा की बात करें तो गुरुग्राम विधानसभा में 17 के आसपास, 17-18 के आसपास पार्षद हैं। और मैं ये नहीं कहता कि जैसा कि लोगों के अंदर एक विषय गया कि भाई इसको बनाया उसको बनाया, मेरे पिताश्री ने सबका सहयोग करा और करना भी चाहिए। और जैसे कि मैंने दूसरे व्यक्ति का भी इंटरव्यू सुना, उसने कहा कि भाई जीएल शर्मा जी बड़े थे, उसके अंदर सीनियर है, तो उनसे मदद मांगने में हर्ज भी नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है इसके अंदर। मेरे पिताश्री ने सबकी मदद करी है, और मैं ये मान के चलता हूँ कोई मदद मांगने आता है तो उसकी मदद 100% करनी चाहिए। और ऐसे जितने भी लोग आए, चाहे राजनीतिक रूप से आए हो, किसी भी रूप से आए हो, मदद जो शब्द है, जैसे कि मैंने सुना है, वो सच भी है। मदद अपने आप में ही पूरा शब्द है। तो मेरे पिताश्री ने सबकी मदद करी, और अच्छे सच्चे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग अच्छे नहीं है, सबने अपने तरीके। आप लोगों को लग रहा है कि जो आपके पिताश्री ने कर्म किए हैं, लोगों के लिए धर्म किए हैं, ये जो चीजें हैं, अब उसका जो पुण्य है वो आपको इस बार जनता जो है देने वाली है? देखिए, मैं इस चीज को ना थोड़े दूसरे तरीके से देखता हूँ कि पुण्य करने का फल जो है वो मिले ना मिले, लेकिन सेवा करने का मौका जरूर मिले। राजनीतिक क्षेत्र में जब से मेरे पिताश्री एक्टिव हैं, सालों साल ही हो गए, जब से मैं चाहे 3 साल का था, 4 साल का, तब से मैंने देखा, तब से सैकड़ों लोगों के बीच में रहे, सैकड़ों लोगों के काम करने की उन्होंने प्रयास भी किया है। पहले वो सामाजिक सेवक के रूप में काम कर रहे थे, आज भी समाज में काम कर रहे हैं। राजनीतिक एक माध्यम बन जाता है। आज के दिन मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और मुझे काम करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जब दिक्कत आती है, तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से एक राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा सक्षम है आपकी मदद करने में। तो मैं पिताश्री को देखता हूँ, तो राजनीति में उनके आने का कारण सिर्फ ये नहीं था कि विरासत में राजनीति मिली थी मेरे दादा से, तो उन्होंने यूं भी देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में आप बेहतर तरीके से और ज्यादा लोगों तक अपने जो आपकी सेवा भाव उसको कैटर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे फादर साहब ने जब 25 साल से ज्यादा गुरुग्राम में, आज मैं आपको बताता हूँ, याद साहब थे हमारे, संजय ग्राम में हमारा जाना हुआ, पूसा में प्रोफेसर रहे हैं, तो भाषण में बोल रहे थे कि जीएल शर्मा जी याद करो 95 का समय था, 1995 का, और आप संजय ग्राम में हमसे मिले थे। तो मैं तो अभी गया था बाबूजी के साथ, और मैं देख रहा था 95 में जो व्यक्ति था, आज के दिन जीएल शर्मा जी से मिलकर ये बोल रहा है बाबूजी से कि मैं अपनी उस समय मुलाकात हुई थी, तब भी आप काम कर रहे थे, तो मन भी भर जाता है। और मैं सोच के चलता हूँ कि अच्छी बात है कि 30 साल का एक लंबा संघर्ष, और लंबा संघर्ष के साथ साथ लंबा सेवा भाव लेके आज भी काम करना अपने आप में एक बड़ी चीज है, और काम करते भी रहना चाहिए। हमें फल मिले ना मिले, इस दुनिया में पाप पुण्य का तो एक अलग विषय है। हम जरूर संगठन से ये जरूर उम्मीद रखते हैं कि अगर हमने जेन्युइन तरीके से, सच्चाई में और अच्छाई में लोगों का भला किया है, तो हमें मौका मिलेगा तो हम और बेहतर तरीके से एक अच्छा गुरुग्राम का
एक विधायक कैसा होना चाहिए, एक ट्रेडमार्क। चलो मान लेता हूँ आपके पिताजी को टिकट मिल गई और पिताजी जीत गए हैं और पहला दिन है आज, ठीक है, पहला दिन है, पहली कलम से गुड़गांव की दो चार वो समस्याओं को बता दो कि उसका निवारण मैं सबसे पहले करूंगा, चाहे सूरज ढले ना ढले, अगले दिन का सूरज निकले ना निकले, अगर हमारे हाथ में जैसी पावर है कि हम आते के साथ ही ये काम तो सबसे पहले करेंगे, क्योंकि इसको हम फेस कर रहे हैं पिछले 10 साल से 15 साल से। देखिए जी, मान के चले जीएल शर्मा जी विधायक बन गए और आज के दिन विधायक बनने के बाद उनके पास पहली कलम जो साइन मारने की है, तो सबसे पहला काम तो ऐसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन मुख्य रूप से मैं बेसिक एमिनिटीज पे जाना चाहता हूँ कि गुरुग्राम में आज के दिन समय अनुसार कूड़े की एक समस्या रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दूर करने के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिया, जिसके ऊपर काम भी हुआ है। लेकिन हम गुड़गांव को मिलेनियम सिटी के नाम से जानते हैं, साइबर सिटी के नाम से जानते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा ओल्ड गुड़गांव है वो बेसिकली सीवरेज और पानी और कूड़ा, इन तीन समस्याओं से आज भी कहीं ना कहीं ग्रसित है और उसको लेकर प्रयास भी हो, लेकिन भरसक प्रयास होते तो शायद इस समस्या का समाधान हो पाता। मेरे पिताजी अगर बनते हैं तो सबसे पहले, बाद में देखेंगे कि हम यहाँ पर मेट्रो चलाएंगे नहीं चलाएंगे, ये सारी चीजें बात। जब आदमी मान के चले कि सीवरेज का पानी पीता है ना, नॉर्मल पानी मिक्स होकर आता है, तो आदमी यूं नहीं देखता कि उसके सामने मेट्रो है कि नहीं। उसको अपने घर में अपने बच्चे के लिए, बेटी के लिए, बिटिया के लिए एक अच्छा पानी की व्यवस्था की जरूरत है, उसको अच्छा पानी चाहिए होगा। तो सबसे पहले उस पानी के समाधान, मैं यूं नहीं कहता कि वो एक दिन का काम है, लेकिन हमारी सोच ये है कि गुरुग्राम का विधायक बनने के बाद जो फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर हम बेसिक एमिनिटीज को ठीक करने का प्रयास करेंगे, जो सरकार ने करी भी है, लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि उसका समाधान ही हो जाए, पानी को लेके और सीवरेज को लेकर, कूड़ा को लेके, ये जो हमारा कहीं ना कहीं साफ सफाई को लेके, ये तीन चीज का हमारा एटमोस्ट प्रायोरिटी रहेगी कि जब लोग इन चीजों से बाहर निकलेंगे, जब इन चीजों से समाधान हो जाएगा, उसके साथ हम डेवलपमेंट के भी काम करेंगे। तो ये मान के चलिए हमारा बेसिक मुद्दा जो है आज के दिन इन चीजों को और बेहतर करने का है कि सफाई व्यवस्था ठीक हो जाए। और सफाई व्यवस्था ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होती, आज के दिन मोदी जी ने ये चीज प्रूव करके दिखा दी है कि एक मोदी जी और माननीय नायब सिंह सैनी जी, जब एक मजबूत आदमी उस जगह पे बैठता है तो चीजें बदलती हैं। मैं एक चीज इसके साथ एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि बताने की जरूरत है कि हरियाणा के इतिहास में अगर कभी भी सूची आएगी ना अच्छे मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें मनोहर लाल जी का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि मनोहर लाल जी ने अपने पहले टेन्योर में वो करके दिखाया जो हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री कर ही नहीं पाया। इससे पहले जो नौकरियां मिलती थी ना, लोगों ने आस ही छोड़ दी थी। हमारे दक्षिण हरियाणा, मनोहर लाल जी हमने सुना है कि वो काम कर सकते हैं राजनीति में। देखिए, काम ही राजनीति है, काम करना ही तो राजनीति है। आप एक और चीज समझिए जो मैंने मेरे पिताजी सीखी है, और वो अक्सर बोलते हैं कि राजनीति का अर्थ राज चलाने की नीति नहीं होता, राजनीति का अर्थ होता है कि राज्य को चलाने की नीति। आप राज्य को किस तरीके से बेहतर तरीके से चला सकते हैं, ये मेरे पिताश्री जी ने मेरे को बचपन से ही सिखाया है। जब भी मेरे को अक्सर लोग बोलते हैं कि शर्मा जी, सुमित जी, आपके तो घर में ही पाठशाला है, तो मनोहर लाल जी काम करना जानते हैं, नायब सिंह सैनी जी काम करना जानते हैं। पिछले जो पहला हमारा 5 साल पहला टेन्योर रहा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम रहे, जिसके अंदर लोगों की, जो युवाओं की जो उम्मीद खत्म हो गई थी हरियाणा से कि भाई अब तो पर्ची खर्ची चलेगी, वो मनोहर लाल जी ने तोड़ी। मनोहर लाल जी ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ई-टेंडरी का एक माध्यम अपनाया। मनोहर लाल जी ने ऐसे सैकड़ों काम करे हरियाणा के लिए। एक समान विकास का मुद्दा है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे थे आज तक भी, वो मनोहर लाल जी ने उस चीज को सोल्व करा कि गुड़गांव में भी वही काम होना चाहिए और रोहतक में और करनाल में वही काम होना चाहिए। अब नायब सिंह सैनी जी की बात करते हैं। जब हमारा सेकंड टेन्योर हो रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारी जो सरकार बनी वो कहीं ना कहीं कोलिजन गवर्नमेंट बनी, और कोलिजन गवर्नमेंट में हमारा एक साथी भी था। कहीं ना कहीं हमारी दिक्कतें उसके अंदर बड़ी है, अब उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे टेन्योर में हमें भी खुद न कहीं ना कहीं सरकार की दूसरे की वजह से या किसी न किसी की वजह से दिक्कतें रही। लेकिन जब से नायब सिंह सैनी जी ने चार्ज संभाला है, और अब आप मान के चले ना कि अब किसी के उस क्या बोलते हैं कि बैसाखियों पे नहीं खड़ी सरकार, इंडिपेंडेंट विधायकों की वजह से हमें हमारे साथ सपोर्ट है। तो नायब सिंह सैनी जी इतने अच्छे, सच्चे और मेहनती व्यक्ति हैं। उन्होंने आते के साथ ही किस तरीके से गुड़गांव के अंदर जो दुर्दशा थी उसको लेके आदेश दिए हैं, और उसके ऊपर काम भी होने लग रहा है। तो मनोहर लाल जी भी कार्यनीति पे काम करते हैं, काम की नीति पे काम करते हैं, और नायब सिंह सैनी जी अच्छे स्वभाव के साथ काम करने लग रहे हैं। और जीएल शर्मा जी और को भी उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि एक अच्छे सच्चे व्यक्ति के रूप में गुरुग्राम की जनता के बीच में। इस बार शर्मा जी को टिकट मिले, इस बात की उम्मीद आप करते हैं, और किसी कारणवश टिकट ना मिले तो जो 25 साल से वो कर रहे हैं जनता की सेवा, वो अभी भी उनकी चलती रहेगी, या फिर चुनाव को लेकर भी कोई और मन भी बनाया है कि चुनाव तो इस बार लड़ना ही है? देखिए, इसका ना ये सारी चीजें काल्पनिक है कि टिकट नहीं मिलेगी तब क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मिलेगी, फिर हमने बात कर ली, मिलेगी, आप क्या करेंगे आपने बता दिया। पहली कलम से मैं 3 काम जरूर कराऊंगा, पुत्र होने के नाते पापा से लड़ जाऊंगा पर काम करा दूंगा, ठीक है।
टिकट नहीं मिली तो ही बताओ। मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं है उनसे, वो खुद ही इतने ज्यादा परिपक्व हो, पहले ही काम करने में लगे रहते। तो मैं मिले उनसे? मैं तो उनका एक छोटा सा कण हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं जिस दिन जीएल शर्मा जी के रूप में मतलब मुझे अगर उनके तक पहुंचना है तो मुझे आपकी लैंग्वेज से मुझे पक्का इस बात का आभास हो गया है कि राजनीतिक जो कहते हैं कि जो कॉरिडोर है वो आपके लिए खुल चुका है। बस अब फर्क पड़ता है इस बात को लेकर के कि आप उस पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। मगर आप जैसी शख्सियत मुझे लगता है कि बनी तो राजनीति के लिए ही है, क्योंकि आप समझते हैं समस्याओं को और आप कर भी पाएंगे। फिर आपके पापा के ऊपर वापस लौटता हूँ, टिकट नहीं मिली तो आपका, आपके साथियों का, आपके लोगों का, आपके पिताजी का क्या आगे का मोटिव रहेगा, कैसे काम करना? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति जनता में जाता है और जनता के लिए काम करता है तो उसको जनता की समस्याओं को जब वो फेस करता है और उसके साथ साथ उनको समाधान कराने की भी कोशिश करता है, तो जनता की भी अपेक्षा होती है कि एक ऐसा अच्छा सच्चा व्यक्ति गुरुग्राम के लिए काम करे। तो उसके अनुसार हम कोशिश करते हैं टिकट लेने की भी। भाई हर व्यक्ति का अधिकार भी है, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि एक चीज, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए दो चीजों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। पहली चीज तो ये कि आपने बोला कि सेवा भाव को लेकर आगे सेवा चलती रहेगी नहीं रहेगी। मेरे पिताश्री की भाई साहब 2004 से शुरुआत है। 2004 में टिकट की तैयारी थी कि भाई टिकट मिल जाए, क्योंकि काम तो कर ही रहे थे। 19 में भी कोशिश करी कि राजनीतिक रूप से बेहतर तरीके से विधायक के रूप में लोगों की सेवा करने का मौका मिले, नहीं हुआ 2009 में। 14 में भी कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी में, 19 में भी कोशिश करी। मेरे ख्याल से मेरे सामने और आपके सामने 25 साल से तो सेवा भाव से काम कर ही रहे हैं। और ये क्योंकि 25 साल से कर रहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बोलते वक्त भी कि आगे भी करते रहेंगे, टिकट मिले ना मिले ये सेवा भाव तो ना जीएल शर्मा जी में कभी गया, ना उनके पिताश्री मेरे दादा दीपचंद शर्मा जी में गया स्वर्गीय, और ना उनके पिताश्री स्वर्गीय भोलाराम जी में गया, ना कुमित शर्मा जी में जाएगा। तो सेवा गुरुग्राम विधानसभा से और गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी की ही बात करें, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कौन तैयारी कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर टिकट पेड़ से गिरी, पेड़ से टिकट अगर गिरती है तो उस टिकट को पकड़ने वाले कितने ऐसे चेहरे हैं जो उस पेड़ के अलावा अपनी खुद की छत्र छाया लिए बैठे हैं, यानी कि कद में, काम में, नाम में, सेवा में। क्योंकि एक समय, एक तजुर्बा, क्योंकि टिकट देने के लिए पार्टी क्या मांगेगी? तजुर्बा, राजनीतिक जीवन कितना जिया उन्होंने, इलाके में छवि कैसी है उनकी, पार्टी से कितना जुड़ा रहा है, कितनी बार टिकट कटने पर कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, टिकट कटने के बावजूद भी चुनाव में कैसी भूमिका निभाई है, ये सारी चीजें जरूरी है। तो आपको लगता है कि जीएल शर्मा के साथ साथ कोई ऐसा चेहरा अब तक पैदा हो पाया है, पनप पाया है, जो इस मापदंड पर खरा उतर सके? या आपको एक पुत्र के नाते नहीं बतानी है इस बात, मैं तो एक नॉर्मली आपसे बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने बता दिया आपके पिताजी तो आगे भी काम करते रहेंगे, तो आपके लिए दुख का विषय तो नहीं है, पर हाँ तकलीफ इस बात को लेकर जरूर होगी कि टिकट नहीं मिलेगी। हालांकि चांसेस पूरे हमें लगता है कि जिस हिसाब से आप लोगों का काम चल रहा है, जिस हिसाब से सर्वेज हो रहे हैं, उस हिसाब से हो सकता है कि पार्टी अगर अपने मापदंडों पे काम करेगी तो टिकट आपके पिताजी की 100% बनती है। इसके विषय में बोलना चाहूंगा कि दुख व्यक्ति को अलग अलग कारणों से होता है। जब आदमी मेहनत करता है, बिजनेस करता है और उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो दुख होता है। राजनीतिक क्षेत्र में मेरे पिताजी का दुख कभी भी टिकट कटने का नहीं रहा। मैंने उनको सालों से देखा है, जब लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। आज के दिन मैं भी 5 साल से देख रहा हूँ और मैं भी खुद महसूस करके दौड़ रहा हूँ पिछले 10 साल से भी। तो जब मैं मान के चलिए संजय ग्राम गया, चाहे शीतला कॉलोनी गया, चाहे बलदेव नगर गया, और वहां जाने के बाद देखा कि वहां के लोग त्रस्त है इस चीज से कि सीवरेज और वाटर दोनों मिक्स होकर उनके पास आने लग रहे हैं। दुख होता है, हम काम कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबकी एक क्या बोलते लिमिट होती है। आप एक चीज क्लियर रूप से मान के चलता हूँ कि अपना देश संविधान से चलता है और संविधान में जिम्मेदारियां मिल रखी है। आज के दिन मैं जेजेपी का सचिव हूँ, कांग्रेस का हूँ, बीजेपी का हूँ, एक अलग विषय, चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ या प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उनकी सबकी लिमिटेशंस होती है। लेकिन संविधान ने एक पार्षद को, एक सरपंच को, एक विधायक को, एक मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, या बीच में मंत्री जो होते हैं, तो मुख्य तौर पर कलम की जो ताकत है वो जरूरी है। कलम की ताकत हाथ में आएगी, बिल्कुल जरूरी है। सपने देखें उनको साकार कर दिया जाए। सपने भी जनता के, और हमारे सपने, वो हमारे सपना, जनता के सपने ही हमारे सपने हैं। और वो मैं ही मान के चलता हूँ कि सपने एक बहुत बड़ा शब्द बोल दिया आपने, तो पहले बेसिक काम करने की आवश्यकता है। गुड़गांव में काम करने के, हम भी गुड़गांव के रहने वाले, हमारा एक सपना है कि इस गुड़गांव में आने वाला पानी साफ आ जाए और आसानी से निकल जाए, यानी आने वाला पानी और निकासी, और दोनों ही खराब है। मैं खुद इस गुरुग्राम का वोटर हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, मगर मुझे खुद पता है, मैंने बहुत खबरें ऐसी करी है, मैं खुद जानता हूँ कि पानी एक तो साफ आ नहीं पाता, और जैसे तैसे वो पानी आ जाए तो वो जा नहीं पाता। वो जनता के, वोटर्स के ऊपर, घरों पर ही जमा पड़ा रहता है या इलाके में सड़ता रहता है। तो ठीक है, उसी के ऊपर हमारे काम करने की इच्छा है, क्योंकि जब जनता के बीच में आ जाता है, हम 4-8 मरला जाना हुआ तो वहां पर इस समस्या का हमने सामना
जनता तो कर ही रही है स्वाभाविक रूप से, और जनता कर रही है तो हम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता किसी भी लेवल पे परेशान ना रहे, और ये सालों साल से हम देख रहे हैं। तो राजनीतिक में भी पार्षद, विधायक और मुख्यमंत्री के माध्यम है, जिससे आप और मजबूती से काम कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ये जहां तक आप दुख की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया कि दुख सिर्फ टिकट कटने का नहीं होता है, कि टिकट काम ना कर पाने का, काम ना करने का, वो बेबसी का, वो लाचारी का, जो एक कोरोना काल ने दिखाया ना, वो तो भगवान ने दिखाया, उस मतलब ऊपर वाले की सुमित जी एक चीज लाचार रहे। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आप लाचार हो जाते हो जब लोग आते हैं और आप पूरे टाइम, आप सालों से काम करने लग रहे हो, लोगों के काम करने में कहीं असक्षम हो पाते हो। ऐसी बात नहीं, मैंने ये देखा कि मेरे पिताश्री ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि अधिकारियों ने नहीं मानी उनकी बात, मानी भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मजबूरियां हो जाती है। वो कहते ना, मैंने एग्जांपल दे दिया कि भाई चाहे आप जेजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के सचिव हो, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, चाहे जिला सचिव, जनता की वोट पावर, लेकिन जो व्यक्ति जनता की वोट से जिसको जिम्मेदारी मिलती है, चाहे पार्षद के रूप में जिम्मेदारी मिले, विधायक के रूप में, वो कहीं ना कहीं और मजबूत रहते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने लग रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है, ऐसे वादे अलग अलग चैनलों पर अलग अलग नेता कर रहे हैं, मानते हो, मगर बहुत से नेता जीत करके विधायक बन भी जाते हैं। यहाँ भी बने थे इस विधानसभा से, जो मीडिया में खूब छाए रहे थे और विधायक बने, पर बाद में एक दिन का इंटरव्यू आता है कि अधिकारी तो मेरी सुनते नहीं, मेरे घर में ही पानी भर जाता है। तो अब आपने जो बातें कह दी, हमने आपकी बातें सुनी, जनता भी आपकी बातों को सुनेगी, सुन रही है, मगर इन बातों को आप सच कर पाएंगे, इस बात की श्योरिटी है? क्योंकि अगर आपने बातें नहीं करी, टिकट मिली और आप जीते, और आपने नहीं करे, तो एक इंटरव्यू फिर मैं आपका फिर करूंगा इसी चीज पर, क्योंकि आज जिनका इंटरव्यू मैंने उस समय करा था, आज मेरा फोन नहीं उठाते हैं, वो आज मेरा फोन नहीं उठाते, उन्हें पता है कि पूछने आएगा। हमारी तरफ से ऐसा कभी नहीं होने वाला। पर मैं उसको लेके एक बात बता दूं, व्यक्ति में ना कुछ लोग होते हैं, और व्यक्ति व्यक्ति का भी फर्क रहता है, तो ईमानदारी का भी फर्क रहता है। कि आज के दिन हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व पूरे देश के, आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जब सत्ता में या फिर जनसेवा के लिए जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को मिली हो, या मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल जी को मिली हो, व्यक्ति व्यक्ति का फर्क है। मैं यूं नहीं कहता कि सारे व्यक्ति वो काम कराने में सक्षम हो पाते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति करा पाए। मुझे भी लगता है कि जीएल शर्मा जी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से निकाला है, और ईमानदारी अपने आप में इतना बड़ा मापदंड है जो काफी चीजों को ठीक कर देता है। अधिकारी कैसे नहीं सुनेंगे, मैं यूं नहीं कहता कि इससे पहले वाले विधायक जो ईमानदार रहे नहीं रहे, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं यूं जरूर कह रहा हूं कि जीएल शर्मा जी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से निकाला। एडमिनिस्ट्रेशन पे एक अच्छी पकड़ होना, लोगों से काम कराना, ये उनको आता है। आज के दिन भी जब गुड़गांव में पानी का संकट आ रहा था, तो उन एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी काम कराया। इससे बड़ी बात आप देख सकते हैं, इसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद है। गुरुग्राम के ऊपर विशेष रूप से देख ही रहे हैं वो। गुरुग्राम के विष्णु गार्डन का एक क्षेत्र है जहां पर पानी भरता है। यहाँ पर परसों 11:15 बजे मैंने खुद देखा है, मुख्यमंत्री और जीएल शर्मा जी की, मुख्यमंत्री जी का स्वाभाविक रूप से एक फोन आया और उन्होंने बोला कि क्या नाम है, देखो इसमें भी एक मुख्यमंत्री की अच्छाई है, इसको व्यक्तित्व तो अपने रूप में इंसान का कैसे व्यक्तित्व होना चाहिए। नायब सिंह सैनी जी 10:30 बजे गुरुग्राम के कमिश्नर को फोन करके बोलते हैं कि विष्णु गार्डन का जो कॉलोनी का विषय है वो ठीक कीजिए। उसके अंदर बाबूजी ने फोन करा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जी ऐसे ऐसे विषय चल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री रात को 10:30 बजे भी सरकारी अफसरों को आदेश दे रहा है। उसके साथ साथ वो सरकारी अफसर 12:30 बजे खड़े हैं और उनके साथ सुमित शर्मा खड़ा है विष्णु गार्डन। आपके पिताजी उपाध्यक्ष होकर के मुख्यमंत्री से फोन कराकर काम करा देते हैं, और लोग सत्ता में आकर के विधायक बनकर भी काम नहीं करा पाते। तो ये सवाल अब उनके कार्य प्रणाली पर उठे या फिर की बात नहीं, व्यक्तित्व की बात है। एक तरफ देश के मोदी, ऐसा क्या किया होगा उन लोगों ने जो अफसर भी नहीं सुन पा रहे और सरकार भी तवज्जो नहीं दे रही? लेकिन मैं इस चीज में मैं साफ बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, ये तो वो जाने और ऊपर वाले। कोई तो कमजोरी रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब वो कमजोरी चाहे वो जाने, मैं कहता हूँ भगवान जाने, या फिर मतलब उनके बीच का विषय है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, किसी के ऊपर गलत सही टिप्पणी करने का मुझे नहीं लगता मुझे कोई अधिकार है आज के दिन, और किसी को भी नहीं होना चाहिए गलत सही करने का। गलत करेगा तो ऊपर वाला देखेगा, जनता देखेगी, हटा देगी। लेकिन अगर बाबूजी की बात करें तो बाबूजी की कार्य प्रणाली बहुत मजबूत रही है। जब 2014 से पहले या 2014 के बीच की बात करें तो जब भी किसी अधिकारी को बोला तो अधिकारी ने रिवर्ट कराया और काम भी कराया। वो बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो काम कराने में सक्षम इसलिए नहीं हो पाते, जैसे मैंने पहले बताया कि संवैधानिक जिम्मेदारी पे होना जरूरी है। तो आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये चीज देखेगी कि एक अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करके काम करने वाला व्यक्ति। क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है कि आदमी विधायक बन जाता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं होता, इंसान मंत्री बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की जैसे कार्य प्रणाली है, हमारे हरियाणा के आज के दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह जी की जैसी कार्य प्रणाली है, वैसे ही कार्य प्रणाली आज के दिन जीएल शर्मा जी की है। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इन सभी लोगों से जब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और पिताजी का खुद का भी एक 35 साल का लंबा अनुभव है, तो गुड़गांव के कोई ऑफिसर हो, अच्छे और सच्चे अधिकारी है, वो गुड़गांव में टिकेंगे।
भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी गुड़गांव में नहीं टिकेंगे, इसकी गारंटी आज मैं आपको देता हूँ। और जो गलत करेगा उसको यही भुगतना पड़ेगा। ठीक। और बस ये है कि मोटा मोटे तौर पे कि आने वाले समय में एक अच्छा, सच्चा और मेहनती एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करके गुड़गांव की सेवा करने वाला व्यक्ति बने। और ये सारे गुण जीएल शर्मा जी में मेरे पिताश्री मैंने सालों साल से देखे हैं। तो ये थे हमारे साथ जीएल शर्मा जी के बेटे सुमित शर्मा। मैं आपको बता दूं कि जीएल शर्मा को लेकर के जो कहा जाता है कि जीएल शर्मा जो अक्सर कहते नजर आते हैं कि ना खीर चाहिए ना मेवा, मुझे करनी है जनता की सेवा। तो ऐसे में एक शख्स जो 35 साल से राजनीति में सक्रिय रहा है और अब अपने लिए टिकट मांग रहा है, इससे पहले दूसरों के लिए टिकट मांगता आया है और अब अपने लिए टिकट मांग रहा है। और टिकट मांगने का कारण भी ये है कि जो जिस पद पर वो हैं या जिस पार्टी से वो जुड़े हैं, उस पार्टी में वो बातों को, मांगों को उठा तो सकते हैं, मगर उन मांगों को पूरी कराने के लिए कलम की ताकत की आवश्यकता जो है वो अक्सर चाहिए होती है। अगर देश की अगर हम स्थिति की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना बात करें, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते तो शायद हमारे वो इंटरनेशनल रिलेशन की जो बात वो करते हैं, मेड इन इंडिया की जो बात वो करते हैं, वो ना कर पाते, क्योंकि जनता की वोट से जीतकर आया जो प्रतिनिधि होता है वही उसके पास एक कलम की ताकत होती है। तो जीएल शर्मा का सीधे तौर पर ये मांग जनता के सामने यही है कि मुझे टिकट की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि कलम की वो ताकत मुझे चाहिए, जिस ताकत के चलते, जिसके मद्देनजर में एक दिशा के अंदर जो जरूरत है गुरुग्राम विधानसभा के लोगों की, उनको पूरी कर सकूं। क्योंकि पार्टी का पदाधिकारी बनकर के जितने काम वो कर सकते थे वो 35 साल से करते आ रहे हैं, मगर अब ऐसे में खुद के फैसले, खुद की डिमांड और जनता के उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए कलम की ताकत की आवश्यकता है, जिसके लिए वो अब टिकट मांगते नजर आ रहे हैं। तो वैसे में आप लोग खुद तय करेंगे कि ऐसे कैंडिडेट जो कि आपके बीच रहा है, जो अचानक से पैराशूट से नहीं आया है, अचानक से आकर के पैसे के दम पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसने वो काम किए हैं राजनीतिक तौर पर कहें या सामाजिक तौर पर कहें, जो कि जनता के दुख में सुख में हर जगह पर पहुंचा है, जिसने अपनी नोटों की गड्डियां निकाल कर नहीं दी है जनता के बीच कि आप मुझे नेता मान लीजिए, बल्कि उसने अपनी जवानी यानी 35 साल जनता को दे दिए हैं। तो ऐसे में जनता खुद तय करे कि ऐसे राजनेता के लिए क्या जनता को करना है और अगर उनको टिकट मिलती है तो किस तरीके से उनको जिताना है, उनका प्रचार कैसे करना है, क्योंकि जनता भी प्रचार करेगी। नेता असली वही है जिसका प्रचार जनता करे, ना कि वो खुद करे। हमारी खबर आपको कैसी लगी है जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ जीएल शर्मा से जुड़े जो लोग हैं, जो कि जीएल शर्मा को पसंद करते हैं, वो इस खबर को अपने कमेंट के माध्यम से अपना समर्थन दे सकते हैं। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, उस पर दोनों ही जगह पर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे नेताओं की विचारधारा जो कि जनता की नजर से काफी दूर रही है, पहली बार हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर चारों विधानसभाओं में अलग अलग नेता अलग अलग कैमरों के सामने बोलते नजर आ रहे हैं, मगर जनता के लिए जो सही बात बोल सके ऐसे नेता बहुत कम है। धन्यवाद।